बांग्लादेश राइफल्स बीडीआर का जब रिवोल्ट हुआ था, उसमें आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि 100 150 लोगों को लाइफ इम्प्रिजन में, 160 वेर हैंग, ठीक है ना। इतनी बड़ी, मतलब इतने बड़े पैमाने पे ये चल रहा था। और जैसा सतीश साहब ने कहा कि इसमें विदेशी, अमेरिकन, चाइनीज का बहुत बड़ा एक रोल है बांग्लादेश में। वो इसलिए है कि चाइनीज जो है वो चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर वो चाहते हैं। और वो उनकी जो नजर जो है वो वहां पर जो आपके बे ऑफ बंगाल में जो पोर्ट्स हैं, चिटागोंग इत्यादि, सोना दिया नहीं, पर पोर्ट्स कर्नल वगैरह सिंह, हैं। अगर वहीं अगर अमेरिकन भी अगर मैं वहीं इसको, अमेरिकन भी चाहते हैं कि हाँ वहां पर उनकी प्रेजेंस हो। अब इन दोनों ताकतों को एक साथ झेलना शेख हसीना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हाँ ये भी मैं बता दूं आपको कि बांग्लादेश इज नो लॉन्गर ए पुअर कंट्री। आपको शायद मालूम होगा कि ये सार्क कंट्रीज में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बांग्लादेश का हो रहा था, मोर देन 7% ग्रोथ। हम्म तो उसमें उसमें कोई ये उसमें कहीं कमी नहीं थी। वहां पर बात मैंने जैसा कहा कि बिल्कुल सही कहा कि यहाँ चाइना और अमेरिका का ये एक खेल चल रहा है। और बगल में म्यांमार भी, सोरोस एंड पार्टी वहां भी गेम खेल रहा है, सोरोस एंड पार्टी यहाँ भी गेम खेल रहा है। हम्म और जब शेख हसीना ने ये बात कही थी कि यहाँ पर एक साजिश चल रही है एक बांग्लादेश में एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की, वो गलत नहीं थी। नहीं, वो पर गलत नहीं कर्नल तो इस कर्नल मुझे, कर्नल सिंह, लेकिन मेरा मेरा लेकिन अभी जो बात ये है सवाल है, युविका जी कि ये जो शेख हसीना वर्सेस खालिदा कर्नल जिया, सिंह, ये ये जो पॉलिटिक्स का तो पर्सपेक्टिव आप दे रहे हैं ना, ये समझना ज़रूरी था कि ये सिर्फ वहाँ की एक ये जो पॉलिटिकल अदृश्य विंग है जमात इस्लामी, सिर्फ उससे लेना देना नहीं है। इसमें अमेरिका भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है। वहाँ जो एक कॉरिडोर बन रहा है, उनके नज़र में ये सब है, ये दिमाग में पीछे चल रहा था। मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ पर जो इस वक्त हालात बने हैं, जो सताए हुए लोग हैं, वो फौरन हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगे, है ना सर। वहाँ बाउंड्रीज पर ज़रूर बीएसएफ हमारी एक्टिव हो गई है, लेकिन हमारा क्या रोल होगा, सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है। देखिए, मैं 1 मिनट बोल लूं इस पे। हाँ देखिए, हमारा रोल जब से पश्चिम बंगाल में ये सरकार आई है, ये एक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के ख्याल से ये बांग्लादेश के लिए सबसे हानिकारक और डीस्टेबलाइजिंग फोर्स हमारे पश्चिम बंगाल में है। पंजाब, ये बंगाल की सरकार, हमारे बंगाल की सरकार, क्योंकि जितने ग्लोबल जिहादीज हैं और जमायते इस्लामी के एफिलिएट्स हैं, उन सब को शेल्टर दिया है ममता बनर्जी ने। बड़ा आरोप लगा जमाइतीन रहे हैं। मुजाहिदीन बांग्लादेश का अभी पूरा गढ़ है। हाँ हमारा पश्चिम बंगाल, यहाँ से जाके बंगलुरु तक वो हमले कर रहे हैं। ओके सर। जितने छटे हुए बदमाश थे हाँ जिहादी, हम्म ग्लोबल हो रिजनल हो, उन सब को ममता बनर्जी ने वहां पर हमारे यहाँ शरण इनकी दे आमद रखा है। यहाँ बढ़ जाएगी, पहली। दूसरी, सतीश के सिंह साहब, जो वहाँ सताए हुए हिंदू हैं, वो तो फिर देखेंगे ना इस तरफ, भारत की तरफ शरण के लिए। फिर क्या होगा, कैसे करेंगे? फैसला कर ही दिया है कि सीए वैसे वाला। लोगों को दे दिया जाएगा सीए से। सीए। वो मुद्दा नहीं है। देखिए, मुद्दा 3 है। हाँ नहीं, पर पहले आप 3 हाँ, मुद्दे दीजिएगा। हाँ। सीए तो सर वो उसमें वक्त लगता है ना भाई। आप अपना एप्लीकेशन देंगे, अब ऐसी स्थिति में कहाँ तो एप्लीकेशन, आदमी जान बचाएगा कि एप्लीकेशन खोजेगा, फिर क्या देखिए, करेंगे? वो तो भारत की सरकार को करना ही पड़ेगा और इससे ममता बनर्जी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती। और अब ममता बनर्जी का अभी बड़ा संजीदा बयान आया है। ये अपेक्षा भी यही थी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलता रहता है, लेकिन इस वक्त पूरे देश की बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो करना ही पड़ेगा। दूसरा, इन चीजों का भी आपने देखा होगा कि एक मांग हो रही थी कि बंगाल को डिवाइड कर दो। एक मांग हुई कि भाई उस इलाके में जो ये सब है, जो बॉर्डर से इलाका है और जहां पर घुसपैठिया, इमिग्रेंट्स या जो नाम से कह लीजिए, मुसलमानों की संख्या, हाँ। उसको यूनियन टेरिटरी बनाने की सर मांग देखिए ना, हुई। कुछ तस्वीरें आई है, एक बार मैं जरा एक्सप्लेन कर मैं देना आपको चाहती हूँ बताता हूँ, दर्शकों को। ये देखिए, हेलमेट पहने हुए एक शख्स है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये चढ़ गया है
किसी सरकारी जगह पर। अरे ऐसा भाई लगा। बर्तन भी ले गए है ना? प्रधानमंत्री के अरे घर से, बर्तन सर, बर्तन, वहाँ भोजन सब्जी। कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, बर्तन सब्जी सब ले मतलब गए। जो सामान हाथ में आया वो उठाकर ले गए हैं। लेकिन इसी तरीके से ये पूरे बांग्लादेश में कुछ और तस्वीरें प्लीज यहाँ पर बिग स्क्रीन पर दिखाइए, हम दर्शकों को दिखाते हैं कि वहाँ के हालात जो है। आप ये एक शख्स तो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो दो पीछे आपको वहाँ नजर आ रहे हैं। कैमरा नहीं है, ये मोबाइल से ली गई तस्वीरें हैं। आप सोचिए इस वक्त किस तरीके का आलम होगा। और जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, मत भूलिए कि अभी जो है वहाँ बांग्लादेश में हालात इतने संजीदा हो गए हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो घर में रहें कि घर से बाहर निकल जाए, और भागे तो कहाँ भागे, किस दिशा में जाए, किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। क्योंकि सेना भी अभी सिर्फ ये कह रही है कि आप अपने अपने घर पर चले जाइए। ये पीएम आवास की तस्वीरें हैं। अब ये इतना इसलिए क्योंकि मोबाइल फोन से तस्वीरें ली गई। अब ये हालत देखिए आप, ये पीएम आवास की हालत है। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से मैं कुछ टाइम पहले श्रीलंका की तस्वीरों को बयां कर रही थी, और आज ये देखिए बांग्लादेश को। ये देखिए बेड पर लेटे हुए हैं, फिर वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए आप, मतलब यहाँ पूरा का पूरा देश जल रहा है, और भाई साहब यहाँ बेड पर लेटे हुए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। ये तो आलम है इस वक्त। कौन है ये शख्स? इसे मालूम भी है कि ये जो इस वक्त स्थिति वहां पर पैदा हुई है बांग्लादेश में, उसका खामियाजा इनके आने वाली नस्ल को बहुत लंबे टाइम तक भुगतना पड़ेगा और चुकाना पड़ेगा। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या सिक्योरिटी का आलम है, किस तरीके का माहौल है कि पीएम आवास में घुस जाते हैं आंदोलनकारी, पीएम आवास में, और पीएम को वहां से सेना के विमान में भगा दिया जाता है कि आप निकलिए, आपकी जान को खतरा है। और ये पहली दफा तो है नहीं सतीश के सिंह साहब, मतलब न जाने कितनी बार ऐसे केसेस आए। जी, मैं ये तो कहना चाह रहा था, हाँ। ये मामला उठा कहां से, इतना आग कैसे इस बांग्लादेश में लगा? ये जो आरक्षण बढ़ाया गया, वो आरक्षण किनके लिए बढ़ाया गया था कि जो आजादी के आंदोलन में, यानी 1971 में पाकिस्तान से जो आजादी थी, जिसको भारत ने समर्थन किया, हाँ। उसके लोगों को, उसके डिसेंडेंट्स को 30% रिजर्वेशन देने का, यानी उसका विरोध हो रहा है। आप समझ लीजिए कि जो कट्टरवादी ताकतें, फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, किस चीज का विरोध कर रही है कि आजादी के आंदोलन के लोगों को, हाँ। उनके बच्चों को अगर रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है, उसके नाम पर यह विरोध था। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी एक जॉर्ज सोरोस का बड़ा नाम आजकल आ रहा है, जहां कहीं कुछ हो रहा है तो वो सोरोस साहब का भी नाम यहां भी उछाला गया है। तो स्थिति तो बहुत गंभीर है, और इतिहास है, बगैर आग के तो इतिहास लगता नहीं है है ना सतीश जी, जी। बगैर आग के तो धुआं लगता नहीं है। आग तो लगी हुई थी ना। अब देखिए सब ठीक हो जाएगा। कोई कारण सोच सकता है सर कि ऐसे जो है तो देखिए अब ये हाल लग रहा है जैसे ये सद्दाम हुसैन हो। सद्दाम हुसैन का भी यही किया गया था, मुजीबुर रहमान साहब के स्टैचू पर लोग घूम रहे हैं, ये हालत है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है भारत के लिए। मुझे लग रहा है कि हम लोग जियाउर रहमान, क्या कहते हैं वो, जो जियाउर रहमान और वो इरशाद, जनरल इरशाद के जमाने में बांग्लादेश घुस रहा है, और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक। पूर्व राजनयिक शशांक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक जी, स्थिति को कैसे देख रहे हैं? अगर मैं आपको हिंदुस्तान के नजरिए से पूछना चाहूं और समझना चाहूं, क्योंकि यहाँ अब तक मेरे 3 मेहमानों ने ये बताया कि रूबिका, हालात जितने आपको यहाँ दिख रहे हैं उससे कई ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक है। नहीं, खतरनाक इसलिए हैं मैं कहूँगा क्योंकि जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो तो शेख हसीना ने ऑलरेडी उस मुद्दे को डिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने सब वो रिजर्वेशन खत्म कर दिए थे। वो तो हाई कोर्ट का फैसला था जिसकी वजह से ये हुआ, और उसका फ़ायदा उठाकर जितनी भी विरोधी ताकतें थी, उन्होंने कोशिश करी कि किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। जो इंतजार कर रही थी चुनावों के समय से, कि चुनावों में हिस्सा नहीं लिया कुछ